क्लास कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने इसको वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट मतलब लेक्चर होगा इस चैप्टर का, क्योंकि मैं इसमें ही दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं। तो रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए समझते हैं रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लड़का बना रही हूँ, इसका नाम है सूरज। ठीक है, अब ये सूरज बहुत ज़्यादा उदास है। अब इसके उदास होने का रीज़न क्या है कि ये दुकान से सामान लेकर आया है एंड उस शॉपकीपर ने इसको बुरी तरीके से लूट लिया है। अब जो सूरज है ये सोच रहा है कि मैं इस सिनेरियो में, जो सूरज है, सूरज जैसे कंज्यूमर को क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, जो सूरज के साथ जो हुआ है उसे एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर कहते हैं, एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर। अब सूरज सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। वो कंप्लेन करना तो चाहता है, बट उसे पता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो हाई कोर्ट जाए या पुलिस के पास जाए। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट के पास मतलब उसके पास ना बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कोपरा, ठीक है, कोपरा मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम CPA भी कहते हैं। इस एक्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सूरज जैसे एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर्स की ना सिर्फ कंप्लेन सुनती है बल्कि उनको जस्टिस भी प्रोवाइड करती है। फिर क्वेश्चन वही आकर खड़ा होता है कि ये रिड्रेसल एजेंसीज क्या है। ठीक है, तो क्लास जो गवर्नमेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो कि कंप्लेंट इंटरटेन कर रही है, जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, इन्हीं का नाम CPA ने रिड्रेसल एजेंसीज रखा है। ठीक है, जो इन्हीं का नाम जो है रिड्रेसल एजेंसीज रखा है। ठीक है, ठीक, रिड्रेसल एजेंसीज और कोपरा एक्ट में एक नहीं, ठीक है, आपका जो कोपरा एक्ट है इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन रिड्रेसल एजेंसीज बनाई हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो सबसे पहला रिड्रेसल एजेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो हमारा दूसरा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन पहला है, जो हमारा दूसरा है वो है स्टेट कमीशन, और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा नेशनल कमीशन। तो आई होप आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सूरज नाम का एक लड़का है जो एक दुकान से सामान लेने गया था। उसको वहाँ पर उस शॉपकीपर ने बहुत बुरी तरीके से लूट लिया। अब उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँ इस सिनेरियो में। मतलब जो सूरज जैसा है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर। अब सोचिए सूरज के अलावा और क्या कर सकता है, वो यही सोच रहा है, वो कंप्लेन करना चाहेगा। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि वो कहाँ जाएगा कंप्लेन फाइल करने, कोर्ट के पास जाएगा या पुलिस के पास जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन उसके दिमाग में उठ रहे थे। तो फिर उसके बाद तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसने कोपरा एक्ट निकाला, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम CPA भी कहते हैं। इस एक्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, कोपरा एक्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो कि ना सिर्फ कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सुनता है बट उनकी कंप्लेन को जस्टिस भी दिलाता है, उनके प्रॉब्लम को जस्टिस दिलाता है। और उनके क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं, आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही इसीलिए गई है ताकि लोगों को सुविधा हो, उनको जस्टिस मिल सके। और ये तीन रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई हैं, जो कि ये तीनों हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, तो अब आइए नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं जरा रिड्रेसल एजेंसीज का। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा तो दिया है, अब आइए इससे पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल जस्टिस टू कंज्यूमर द एक्ट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ 3-tier रिड्रेसल मशीनरी। ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर उसके बाद आपका आता है स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन।
ठीक है, इन तीनों टॉपिक को ना हम एक बार और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले समझ लीजिए, ये एक पर्सन है, ये इसका नाम समझ लीजिए है ईशान। ठीक है, अब ईशान ने गुड्स खरीदे 45 लाख के। ठीक, अब जो उसके गुड्स थे ना वो ख़राब निकल गए, पूरे के पूरे उसके गुड्स डिफेक्टिव निकल गए। ठीक है, डिफेक्टिव या ख़राब निकल गए। अब इस सिनारियो में ईशान कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो ईशान जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। ठीक है, ईशान जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसके जस्टिस से, उसके जो उसका रिजल्ट आया उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर वो अपील कर सकता है। अपील, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, अपील कर सकता है स्टेट कमीशन को। ठीक है, अगर ईशान जो लड़का है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने रिजल्ट से, अपने जस्टिस से, तो वो विद इन 30 डेज, ठीक है, सॉरी विद इन 45 डेज वो अपील कर सकता है स्टेट कमीशन पे। ठीक, ये हमारा हो गया पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। अब मान लीजिए एक और बंदा है जिसका नाम है शुभ। ठीक है, अब शुभ जो लड़का है इसने गुड्स खरीदे हैं 75 लाख के। ठीक, अब इसके भी जो गुड्स थे वो भी पूरे के पूरे ख़राब निकल गए। अब ये बंदा कहाँ जाएगा? क्योंकि इसके गुड्स 75 लाख के थे, इसलिए जाएगा स्टेट कमीशन अपनी कंप्लेन को फाइल करने एंड वहाँ से अपना जस्टिस लेने के लिए। ये जाएगा स्टेट कमीशन के पास। और अगर यही बंदा फिर, अगर ये जो शुभ नाम का लड़का है, अगर ये स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 30 डेज ये नेशनल कमीशन को अपील कर सकता है। ठीक है, एक और सिनारियो है हमारा जो कि हम समझते हैं, ये हटा दीजिए, ये हमारा थर्ड एक और सिनेरियो है क्षितिज। ठीक है, क्षितिज नाम का लड़का है। अब ये लड़का और महान है, इसने गुड्स खरीद लिए, समझ लीजिए इसने 5 करोड़ के गुड्स खरीदे। बहुत अमीर बंदा था, बहुत बड़ा लेवल का बंदा था, तो इसने 5 करोड़ के गुड्स खरीद लिए एंड वो सारे गुड्स सब खराब निकल गए। तो अब ये कहाँ अपील कर सकता है? ये जाएगा नेशनल कमीशन में अपील, नेशनल कमीशन के पास अपील करेगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने फैसले से नेशनल कमीशन, तो फिर ये अपील कर सकता है विद इन 30 डेज। ठीक है, आप याद कर लीजिए, जो पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो 45 डेज के अंदर अपील करना है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आपको जाना है स्टेट कमीशन में, अगर स्टेट कमीशन में आप सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर आपको नेशनल कमीशन में जाना है, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर आपको अपील करना है। ठीक है, एंड अगर आप नेशनल कमीशन में गए, वहाँ भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, विद इन 30 डेज। तो ये सिनेरियो पूरा रेडी हो गया आपका। अब आइए नोट्स के थ्रू समझते हैं ज़रा क्या है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन jurisdiction complaints where value of goods and services paid does not exceed rupees 50 लाख। मैंने बताया ना अभी आपको कि क्या बोलते हैं, उसे सामान लिया 45 लाख का, 45 लाख का उससे सामान लिया था, और उसके सारे के सारे गुड्स सर्विसेज जो भी उसने लिए थे वो ख़राब निकल गए थे। तो वो क्या बोलते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकता है। और इसका जो कंपोजिशन क्या है कि होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना मस्ट है, प्लस 2 मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन, जिसमें से 2 मेंबर में से जिसमें से एक की एक वुमेन होनी चाहिए। और अपील करने का जो आपका वो है, अपील गोज टू स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से, तो आप जा सकते हो स्टेट कमीशन, बट आपको अपील करना होगा 45। ये नहीं कि अगर आपका फैसला आ गया फिर आप 4 महीने बाद जाके कंप्लेन फाइल कर रहे हो, नहीं, आपको विद इन 45 डेज के अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है। एक एग्जाम्पल है इसका, आगे का एग्जाम्पल से मैं आपको एग्जाम्पल समझा दिया है, बट फिर भी एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹10,000 टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव एंड शॉपकीपर रिफ्यूज टू रिप्लेस इट। ठीक है, एक बंदा है, उसने रेफ्रिजरेटर लिया 10,000 रुपये का एंड वो डिफेक्टिव निकल गया। अब शॉपकीपर उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसको रिप्लेस करने से मना कर रहा है। तो अब आप कंप्लेन कहाँ फाइल करोगे? आप कंप्लेन फाइल करोगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पहले अगर कोई बंदा आता है कंप्लेन लेके अपनी, अगर वो कंप्लेन आप ऐसे ही शॉर्ट आउट कर देते हो बिना कंप्लेन फाइल किए, आई मीन पहले सेटलमेंट हो जाता है लोगों का कंप्लेन ना फाइल करने पहले, तो भी ठीक है। तो कंप्लेन फाइल करने की नीड ही नहीं है। सेटलमेंट अगर हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, आपको कंप्लेन फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो शॉपकीपर है वो आपको पेमेंट देने के लिए अलाउ कर देता है विदाउट एनी कंप्लेन, तो सबसे बेस्ट है कि आप सेटलमेंट करके उसको ख़त्म कर सकते हो। बट अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर आप आते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पे हमारे स्टेट कमीशन पे। स्टेट कमीशन का क्या है? कंप्लेन्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज पेड डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख टू ₹2 करोड़। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पे वाइटनर क्यों यूज़ किया है? बिकॉज मैं थोड़ा एनसीईआरटी बुक मैंने, ये तो रिसेंट एनसीईआरटी का है जो कि आपकी 2025-26 का है, तो एकदम रिसेंट उसका है जो आपका अमाउंट है। ठीक है, और 2020 से 24 में बताया गया था कि होना चाहिए 1 लाख से 5 करोड़ के बीच में। बट अभी ठीक है कि 25-26 के अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस बनाया है, ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज पेड डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए या अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, बट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वो जो कंप्लेन आएगा वो स्टेट कमीशन के पास आएगा। ठीक, इसका भी जो कंपोजिशन होना चाहिए वो 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए प्लस 2 मेंबर्स, एट लीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, बट 2 तो होने चाहिए, और उसमें से 1 वुमेन होनी चाहिए। ठीक, अपील गोज टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको अपील करना होगा अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो स्टेट कमीशन के फैसले से। तो आते हैं नेशनल कमीशन पे। इसका जुरिडिक्शन क्या है? कंप्लेन्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज इज एक्सेस ₹2 करोड़। 2 करोड़ से जितने भी ज़्यादा के वैल्यू होंगे, चाहे वो 5 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, सबकी आपकी जो कार्यवाही होगी वो कहाँ होगी? नेशनल कमीशन पे होगी। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? 1 प्रेसिडेंट होगा, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, प्लस एटलीस्ट 4 मेंबर, इसमें 4 मेंबर तो होने चाहिए। अपील आप अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अपील करने के लिए। ठीक है, अब जो रिलीफ अवेलेबल है रिड्रेसल एजेंसीज के द्वारा, उसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। आई होप डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया है, आपको में भी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं जो रिलीफ अवेलेबल है विथ रिड्रेसल एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डिफिशियंसी इन सर्विसेज। उस गुड्स को रिमूव कर दो जो डिफेक्ट है, जिसमें डिफेक्ट है, या फिर जो भी डिफिशियंसी है सर्विस में, उस वैसे गुड्स को आप रिमूव कर दीजिए। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विथ अ न्यू वन। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर दो न्यू वन से, जो एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट ना हो उस गुड्स में, ऐसी मतलब उसको फ्री कर दीजिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज। आप प्राइस को रिफंड करिए पूरे के पूरे। जैसे अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपये पे किए तो आपको 1,000 पूरा वापस कर दे। अगर आपने कोई सर्विसेज के लिए पेड किया तो आपको सर्विसेज की भी चार्जेस वापस कर दिए जाए। नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल। जो भी गुड्स डेंजरस है आपके लाइफ के लिए, वैसे गुड्स को सेल के लिए भेजना ही नहीं है। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, उसको एकदम से हटा दीजिए, और फ्यूचर में भी कभी आप दोबारा उसको सेल ना करिए। टू विड्रॉ हजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल। हजार्डस गुड्स मतलब डेंजरस गुड्स को विड्रॉ कर लीजिए, मार्केट से वापस ले आइए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डस गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज। जो भी हजार्डस गुड्स को बेच रहा है उन्हें आप क्या बोलते हैं, मना कर दीजिए, और जो सर्विस आप अगर कोई भी ऐसा ले रहा है ब्लैक के थ्रू तो आप उसको ना लीजिए। ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया कवर रिड्रेसल एजेंसीज वाला। अब हमारा जो एक नया टॉपिक है, यानी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। ठीक है,
इस इंडिया में मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एनजीओ बोलते हैं, वो वर्क कर रहा है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनजीओज आर नॉन प्रॉफिट बॉडीज दैट प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। एनजीओज एक नॉन प्रॉफिट बॉडीज होती है जो प्रमोट होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है एंड आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, एंड गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं आइए इस पे। इन इंडिया देर आर अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 500 से ज़्यादा है वैसे तो, बट यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 500 ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। इसमें मैंने 5 जो सबसे मेन है मैंने उसका नाम लिख लिया है। सबसे पहले आता है वो है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि सिचुएटेड है इन मुंबई। सिटीजन एक्शन ग्रुप, ये भी सिचुएटेड है मुंबई में। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। कॉमन कॉज, ये न्यू दिल्ली में है। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ये आपका जयपुर में है, ठीक है। आइए अब एनजीओज के रोल्स एंड फंक्शंस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इनके फंक्शंस क्या है? एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स थ्रू सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। कंज्यूमर को एजुकेट करना बाय सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सब के थ्रू आप कंज्यूमर को एजुकेट करिए। बिकॉज जो कंज्यूमर है वो इतना अवेयर नहीं है, सारे कंज्यूमर्स तो अवेयर नहीं होते हैं अपने राइट्स के लिए, तो अपने अवेयर करिए बाय वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो पब्लिशिंग जर्नल पब्लिश करें, मैगजीन्स टू स्प्रेड, मैगजीन्स बनवाएं, स्प्रेड करें अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, कंज्यूमर की प्रॉब्लम के लिए लीगल रेमेडीज एंड राइट्स, उनकी क्या क्या रेमेडीज, उनकी क्या क्या राइट्स हैं, उनको आप अवेयर करें, उन्हें बताएं। टेस्टिंग प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरीज एंड पब्लिशिंग रिजल्ट्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट क्वालिटी, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं, उसके रिजल्ट तो सबसे पब्लिश करें, दिखाएं उन्हें कि हाँ कि इसकी क्वालिटी क्या है, इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, वो सब, ठीक है। इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इनकरेज करें कंज्यूमर को ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके जो कि गलत चीज़ें हो रही हैं, अनफेयर हो रहा है उनके साथ, या फिर कोई चीज़ ब्लैक मार्केटिंग में हो रही है तो उन सब के साथ वो उसकी कंप्लेंट फाइल कर सके। प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड एडवाइस टू कंज्यूमर्स, उन्हें लीगल वो दें, क्या बोलते हैं आप, लीगल एडवाइस दें ताकि वो लोग कंज्यूमर्स लोग अवेयर हो सके, ठीक है। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन को फाइल करना एनजीओ का काम होता है। अगर कोई बंदा है वो कंप्लेन नहीं कर पा रहा है तो अब उनके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सके। टेकिंग इनिशिएटिव इन पब्लिक इंटरेस्ट केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स, जो इनिशिएटिव जो पहला मतलब जो इनिशिएटिव वाला क्या बोलते हैं केस होता है उसे कंज्यूमर कोर्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको यहाँ पे भी पहले बताया था, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर, ठीक है। तो ये एनजीओ का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया। इसमें हम लोगों ने सारा टॉपिक हमने कवर किया है। मैं पीवाईक्यूज भी इस टॉपिक के डाल दूंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीवाईक्यूज आते हैं एग्जाम में। और केस देखिए, अब जो हो रहा है एग्जाम बोर्ड्स में उसमें मोस्टली केस स्टडी आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, एक एक लाइन पढ़ाऊँ एनसीईआरटी का, क्योंकि आपको अगर केस स्टडी सॉल्व करनी है, फुल मार्क्स लाने हैं, तो आपको अच्छे से आपको पूरी बुक लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पढ़नी होगी। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए पूरी बुक पढ़ाऊँगी मैं आपको, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज एमसीक्यू के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो मैंने ये नोट्स दिए हैं आपको, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको इतनी सुंदर तरीके से और एकदम बेस्ट नोट्स हैं ये, अगर आप ये एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। आप ये नोट्स भी ले सकते हो, एंड कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं है मेरा, ये नोट्स आपके एकदम 2 पॉइंट में नोट्स रहते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को भी अगर आप लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इन सब नोट्स के लिए तो मुझे कमेंट करने का, मैं टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स डाल दूंगी। थैंक यू। क्लास, तो कल के लेक्चर में हमने कवर किया था
कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 2 टॉपिक हमने कल में कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं आपके मन में चल रहा होगा। ठीक, आज का जो वीडियो होगा हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। ये टॉपिक कवर करेंगे एंड जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड आज ही लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा, इस चैप्टर हमारा आज ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको जब कंज्यूमर राइट्स पढ़ा रही थी, तो मैं जब आपको कंज्यूमर राइट्स पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर राइट्स इस जो चैप्टर है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट गाइस, एज इक्विवेलेंट टू कंज्यूमर राइट्स ये जो टॉपिक है रिड्रेसल एजेंसीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कोपरा क्या है। आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये लड़का है एक, इसका नाम है सूरज। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा उदास है। अब इसके उदासी का जो रीज़न है वो क्या है कि ये शॉपकीपर के पास गया था एंड इस शॉपकीपर ने इसको बुरी तरीके से लूटा है। ठीक, क्योंकि जो सामान लेकर आया था वो सामान इसका ख़राब निकल गया था, तो इसलिए इसको जो शॉपकीपर था इसने बुरी तरह से लूट लिया। अब वो इसकी बात तक नहीं सुन रहा है, वो इसको सुनिए, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब इस सिनेरियो में सूरज जैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज जैसे कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर। सूरज जैसा जो कंज्यूमर है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट हुआ है। ठीक, इसके राइट्स इसे छीने गए हैं, इसे गलत सामान दिया गया है या फिर इसको लूटा गया है। अब ये सोचिए, सूरज उदास होने के अलावा और क्या कर सकता है। ठीक, अभी तो ये बहुत ज़्यादा उदास है, तो अब इसके अलावा और ये क्या करना चाहता है या फिर क्या कर सकता है, वो कंप्लेन करना चाहेगा। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठता है वो कहाँ कंप्लेन करने जाएगा। क्या वो पुलिस के पास जाएगा कंप्लेन करने या कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट में भी कौन से कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, या फिर कौन से कोर्ट के पास जाएगा। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ऐसे सिनारियो में ताकि कंज्यूमर्स को सुविधा हो, गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया, कोपरा। ठीक है, कोपरा एक एक्ट है 2019। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम सीपीए भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सीपीए भी कहते हैं, सीपीए ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जो सूरज जैसे एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर्स की ना सिर्फ कंप्लेन सुनते हैं बल्कि उनको जस्टिस भी दिलाते हैं। ठीक, उनको जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हो गया आपका ये कोपरा एक्ट। सीपीए मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई है ताकि जहाँ पे आपकी कंप्लेन सुनी जाए और आपको जस्टिस मिले। ठीक, अब फिर से वही क्वेश्चन आता है आपका कि रिड्रेसल एजेंसीज क्या है ना। तो क्लास गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि कंप्लेन एंटरटेन कर रही है, जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, इन्हीं का नाम सीपीए ने रिड्रेसल एजेंसीज रखा है। ठीक है, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसने गवर्नमेंट ने जो भी बनाया है ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की बातों को सुन रहा है, उनको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, उसी सीपीए ने इसका नाम रखा है रिड्रेसल एजेंसीज। ठीक है, और ये रिड्रेसल एजेंसीज मतलब जो कोपरा एक्ट है उसमें एक नहीं, ठीक है, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 ठो आपके मतलब आपको एजेंसीज प्रोवाइड है जिसमें आप क्या बोलते हैं अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। जिसमें कि जो हमारा सबसे पहला रिड्रेसल एजेंसीज है उसका नाम है हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक, हमारा जो दूसरा है नाम वो है स्टेट कमीशन। जो हमारा तीसरा नाम है वो है नेशनल कमीशन। ये 3 हैं आपके रिड्रेसल एजेंसीज जो प्रोवाइड कराई गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। आइए नोट्स के थ्रू इसको कवर करते हैं एंड समझते हैं।